बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे है, जो आपके करिकुलम का यूनिट 4 है। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। हमने ये भी पढ़ना है कि किस तरह हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस तरह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ख़ास तौर पे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में। एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह इसके फंक्शंस पे इफेक्ट कर रहा होता है और इसके सक्सेस को किस तरह मीट करता है। और मैग्नेट क्राइटेरिया, या जैसे हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया होते हैं, JCIA हो गया, ये चलें अगर आप लोकल क्राइटेरियाज की बात कर लें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है या किसी और सूबे का हेल्थ केयर कमीशन है, तो उनके साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेने का जो एक तरीका होता है, तो वो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से वो प्रोसेस फैसिलिटेट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बाकायदा एक पूरा एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन को शेप करने के लिए, उसको डिपार्टमेंट बनाने के लिए, उसके डिफरेंट रोल सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम यूज टू डिफाइन अ हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसने किसको रिपोर्ट करनी है, कौन पैरेलल पोजीशन पे है, कौन कौन जो है वो लीडिंग पर्सन है, और उसके स्टाफ कौन से हैं, उसकी टीम कौन सी है, और कौन कौन सी टीम के साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तो हमारे पास हर जॉब, उसका फंक्शन और किसको इसने रिपोर्ट करना है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आता है। हमारे पास आमतौर पे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होती हैं, जो हम देख रहे होते हैं अपने पास, पुराने जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एग्जिस्ट करते हैं आमतौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। जो हमारे पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, जिसके कुछ टाइप्स भी हैं। लेकिन एक ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी या उसके साइज, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो, और ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करे, एक दूसरे से स्ट्रीमलाइन करे ताकि सारी चीज़ें स्मूथ चले। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट मौक़ों पे इस्तेमाल होती आ रही हैं, जिनमें हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है, सर्विस लाइन स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। इसके अलावा पैरेलल स्ट्रक्चर भी इसमें आता है। चलें पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है, स्पेशलिटी के बेस पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, और जो हमारे पास सिमिलर टास्क होते हैं वो सेम ही ग्रुप जो है वो बेसिकली उसको परफॉर्म कर रहा होता है अपने डिपार्टमेंट्स, अपनी स्पेशलिटी के बेस पे। और वो जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उस ग्रुप को बेसिकली फिर हम डिपार्टमेंट कहते हैं, और इस डिपार्टमेंट को लीड करने वाला एक मैनेजर होता है, जो उसकी अपनी एक्सपर्टीज भी वही होती है जो इस डिपार्टमेंट का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग डिपार्टमेंट को इसलिए लीड करती है क्योंकि वह खुद नर्स होती है और उसके पास उस डिपार्टमेंट को रन करने का एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है। इसी तरीके से हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को लीड करने वाला इलेक्ट्रिकल मैनेजर होता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को लीड करने वाला कोई सिक्योरिटी पर्सन होता है जिसको एक्सपीरियंस होता है उन चीज़ों का।
सर्जरी डिपार्टमेंट को लीड करने वाला एक सर्जन होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट को लीड करने वाला एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है। सो बेसिकली वो एट द सेम टाइम मैनेजर का रोल भी अदा करते हैं और साथ साथ अपनी एक्सपर्टीज भी उनकी होती है। सो ये बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसके नाम से आपको पता होगा कि ये फंक्शन फोकस्ड है, काम के हवाले से फोकस स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक हॉस्पिटल में एमएस है या सीईओ है, उसके अंडर नर्सिंग डिपार्टमेंट आता है, फिर मरीजों के डाइटरी और इन सारी चीज़ों की रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए डाइटरी या न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट आता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट आता है जो मेडिसिन को देखता है, स्टोर रूम आता है, और इसी तरीके से मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, इमरजेंसी और बहुत सारे और क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स आते हैं। सो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इसमें होती है, क्योंकि ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सब मिल मिला के टॉप लेवल पे एक सेंटर में एक ही एम्प्लॉय या पर्सन से जाके मीट होती है। मतलब एक सीईओ या एमएस हॉस्पिटल का वो सारे डिपार्टमेंट को ओवरऑल देख रहा होता है। तो वो किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी डिसीजन ले, वो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड डिसीजन होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, और वो ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटी होती है ग्रुप मेंबर को एक दूसरे से सीखने की, क्योंकि ग्रुप में कुछ स्पेशलाइज्ड लोग भी होते हैं, कुछ सीनियर भी होते हैं, कुछ जूनियर भी होते हैं, और इस तरह वो काम को प्रोडक्टिव बनाता है। इसी तरीके से अगर एक ही किस्म का फंक्शन करना है और कोई किसी को अपने काम में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आता है, तो दूसरा स्पेशलाइज्ड पर्सन उसी सेम काम में होता है कि वो उनको हेल्प करें। तो वो एक दूसरे की बिहेवियर और दूसरे के चैलेंजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सपोज कर लें एक नर्स को आईवी कैनुलेशन नहीं आती या वीक है उसका प्रेक करने का जो असेसमेंट है, तो बेसिकली वो एक सीनियर नर्स से या दूसरी नर्स, चाहे वो जूनियर ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी आईवी कैनुलेशन की स्किल बहुत अच्छी है, तो वो उससे हेल्प ले लेती, क्योंकि दोनों सिमिलर स्किल्स के कैपेबल होते हैं और वो एक दूसरे का बिहेवियर शेप करते हैं और हेल्प करते हैं। और इसी तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर में लोग एक खास नॉर्म एंड वैल्यूज डेवलप करते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि कोई भी नया बंदा उसमें अगर आए तो उनको उस नॉर्म्स, आदात व अतवार और अकदार जो होती हैं उसके हिसाब से अमल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नर्स है और वो न्यूली हायर होती है हॉस्पिटल में, लेकिन इस नर्स को ये है कि उसने तो प्रीवियस हॉस्पिटल में फॉलीज कैथेटराइजेशन नहीं की और ना करती थी, क्योंकि ये काम उस हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से एक मेडिकल ऑफिसर का था, और वो आपके हॉस्पिटल में आके इस चीज़ से रिफ्यूज़ करें, जबकि आपके हॉस्पिटल में, आपके डिपार्टमेंट में फंक्शन ये है कि नर्सिस ही फॉलीज कैथेटराइजेशन करती है। तो जब वो इधर देखती है कि ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो फिर खुद ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करके उसके हिसाब से एक्शन करती है और वो काम सर अंजाम देती है। हर चीज़ के एडवांटेजेस के साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अक्सर हमारे सामने आती है इस तरह के, क्योंकि जितना ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन डेवलप होता है, साथ साथ हर एक चीज़ की अपनी एक हायरार्की होती है, तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें एक दूसरे से दूर भी चली जाती है। सपोज कर लें एक हॉस्पिटल टीएचक्यू हॉस्पिटल था पहले, और उसको एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लीड कर रही थी। अब वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इमरजेंसी, मेडिसिन, सर्जरी और पीडियाट्रिक 4 यूनिट्स को डील कर रही थी। उस टीएचक्यू में यही डिपार्टमेंट थे, सपोज कर लें। अब कभी भी पीडियाट्रिक में अगर नर्सेज कम पड़ जाती हैं, वो एब्सेंट हो जाती हैं, तो वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इमरजेंसी से
नर्स को मूव कर ली थी ड्यूटी के लिए पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, ताकि वहां पे काम और पेशेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब ये तो एक सिंपल फंक्शन हो गया। इसी फंक्शन को अगर ये कर लें कि सपोज कर लें वो टीएचक्यू हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया, और उसमें वही जो 4 यूनिट्स थे वो बाकायदा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गए, डिपार्टमेंट्स बन गई, विद सब ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट, और उसकी अपनी हेड नर्स बन गई, और वो हेड नर्स एमएस को रिपोर्ट करें, या 2 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो जिसके पास पीडियाट्रिक्स एंड ऑप्स इन गायनी की रिपोर्टिंग हो और दूसरे के पास मेडिसिन, सर्जरी और इमरजेंसी की हो। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अगर सपोज करें पीडियाट्रिक्स में या गायनी में नर्सेस शॉर्ट हो जाती है, तो पहले तो सीधा सीधा इमरजेंसी से या मेडिसिन सर्जरी से नर्स को उधर भेज दिया जाता था। अब जब नर्स को भेजा जाएगा तो फंक्शन हायरार्की के थ्रू होगा। पहले हेड नर्स को या उनकी मुतल्लिका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को रिक्वेस्ट की जाएगी, फिर वो हेड नर्स को बताएगी, फिर वो अपने साथ स्टाफ देखेगी, खुद को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर अगर उसको लगता है कि मैं स्टाफ दे सकती हूँ तो वो कुछ दिन के लिए वो स्टाफ दे देगी। अगर वो कहती है कि नहीं मैं खुद कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हूँ, तो वो दूसरा डिपार्टमेंट वहाँ से बंदा नहीं बुला सकता। अब ये जितनी कॉम्प्लेक्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, जितना वो बड़ा उसका स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है, इतना जो है वो काम और कुछ लोगों के फंक्शंस में डिस्टेंस आ जाता है, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, टाइम लगता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दूसरा ये है मेजरमेंट प्रॉब्लम, कि इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। कि सपोज कर लें बिलिंग डिपार्टमेंट है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और नर्सिंग डिपार्टमेंट है, तो चलें अगर हम ये बात कर लें कि कंसल्टेंट की इनकम एक हॉस्पिटल को आ रही है और वो कंसल्टेंट बेसिकली ओपीडी भी कर रहा है और वो अपनी परसेंटेज पेशेंट की जो फीस वो देता है कंसल्टेंट को, या इसी तरीके से हमारे पास वो पेशेंट एडमिट होता है तो एक कंसल्टेंट का पेशेंट की टोटल अमाउंट में इतना परसेंट जो है वो डॉक्टर को देना पड़ेगा, तो पर डॉक्टर अर्निंग हॉस्पिटल काउंट कर लेता है। अब एक मरीज अगर वार्ड में एडमिट होता है, उस वार्ड में बेड, उस इक्विपमेंट, उसमें स्टाफिंग, ये सारा कुछ जो है बेसिकली नर्सेस के पास होता है। और बिलिंग डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लेम करे कि भाई ये अर्निंग तो हमने की है, क्योंकि मरीज का दाखला और डिस्चार्ज दाखले से लेकर डिस्चार्ज तक और बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेशन हमने कराई है, तो फिर नर्सिस क्या क्लेम करेगी? और अगर ये अर्निंग नर्सिंग डिपार्टमेंट की है, तो बिलिंग डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिखाएगा? ये कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इन पेशेंट आपके हॉस्पिटल में जो इन पेशेंट इन्फ्लक्स होता है वो नर्सिंग केयर पे डिपेंड करता है, कि अगर वो नर्सिंग केयर बेहतर है तो आप समझे कि आपका इन पेशेंट फ्लो ज़्यादा होगा, अगर नहीं है तो इन पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल में नहीं होता। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अमॉन्ग द डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तीसरी चीज़ यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर फंक्शनल उस पे है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स्ड है, तो लोकेशन प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उसमें जो साइज कंट्रोल होता है उसकी वजह से यहां जो लिखा है जैसे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हिंडर्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई द स्पेशल नीड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, कि जब एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर एक इदारा काम करता है तो उसमें सारे डिपार्टमेंट को एंटरटेन किया जा सकता है, सबकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन इतना फैल गया कि उसका एक डिपार्टमेंट एक जगह पे, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरी जगह, तीसरा तीसरे पे, तो वो सबकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, उसका एचआर जो है वो 3 किलोमीटर दूर उन्होंने ऑफिस बनाया,
या ये समझे कि फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एचआर है वो हेल्थ सेक्रेटेरिएट में होता है, अकाउंट्स जो है वो कहीं और एजी ऑफिस में होता है, और आपकी ड्यूटी जो है ना वो गुजरांवाला गुजरात या कसूर या इस तरह किसी और डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो जो एम्प्लॉय होते हैं, एक तो उन तक कम्युनिकेशन मुश्किल होती है, दूसरी बात यह है कि इन लोकेशंस की वजह से जो उसके एम्प्लॉय होते हैं वो प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि इनका काम बहुत डिले होता है। सिमिलरली एक हॉस्पिटल के अंदर की मैं मिसाल दे देता हूँ कि सपोज कर लें बाकी सारे इन पेशेंट डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर हैं, लेकिन रेडियोलॉजी के लिए उनके पास अंदर जगह नहीं थी, तो उन्होंने 1 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग बना ली, उसमें रेडियोलॉजी और लेबॉर्ट्री बना ली। तो अब अगर एक मरीज को सीटी स्कैन एमआरआई के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जाना होता है, तो वो मरीज को टाइम और ये सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये लोकेशन प्रॉब्लम बेसिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इसी तरीके से कस्टमर प्रॉब्लम इसी के अंदर आती है कि कस्टमर जो है बेसिकली वो अब उन डिपार्टमेंट जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशंस बहुत होती है उन ऑर्गेनाइजेशन में, उनके सर्विसेज से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। सपोज कर लें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कल का बता दूं कि कल मुझे एक एमआरआई अपॉइंटमेंट चाहिए थी। मैंने एक हॉस्पिटल में कॉल की जो पेशावर में है, और मैंने उनके नहीं सॉरी एमआरआई नहीं, मुझे एक लेबॉर्ट्री टेस्ट कराना था। तो मैंने इनके रिसेप्शन पे कॉल की, रिसेप्शन ने कहा कि आप लेबॉर्ट्री से पूछ लें। लेबॉर्ट्री में उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र की, तो लेबॉर्ट्री वाले कहते हैं कि ये तो लेबॉर्ट्री काउंटर से आपको पता चलेगा। लेबॉर्ट्री काउंटर कॉल ट्रांसफ़र की, तो वो कह रहे हैं कि ये तो आपको हिस्टोपैथोलॉजी से मालूम करना पड़ेगा, आप उधर आपको कॉल ट्रांसफ़र करती हूँ। वहाँ पे कॉल ट्रांसफ़र की, तो हिस्टोपैथोलॉजी वाले कहते हैं कि हम तो रिपोर्टिंग देख रहे होते हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन और बिलिंग डिपार्टमेंट को आपको कॉल ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे कॉल ट्रांसफ़र की, तो उनको हिस्टोपैथोलॉजी के उस टेस्ट का पता ही नहीं था। सो मैंने फाइनली तंग आके कॉल बंद कर ली और मैंने किसी दूसरे हॉस्पिटल से वो अपॉइंटमेंट ले ली। सो ये कस्टमर के तौर पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज़्यादा फंक्शनल डिपार्टमेंट ज़्यादा होंगे, इतना कस्टमर प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। फिर आता है स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम कि टॉप मैनेजर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कि किस तरह कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करनी है। सो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के नाम पे वो फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बस उनको ये होता है कि फ़लाँ ये काम हो, फ़लाँ ये बात मुझ तक पहुँचे, ये बात उन तक पहुँचे, ये बात उन तक। तो ग्राउंड पे जो असल में प्रैक्टिकल वर्क होता है, बातों में टाइम निकल जाता है और प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम होता है। तो ये स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में इसमें फ़र्क आता है। दूसरा है सर्विस लाइन स्ट्रक्चर। सर्विस लाइन स्ट्रक्चर को हम प्रोडक्ट लाइन या सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कि मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो ओरिएंटेड होते हैं, या जो सर्विसेज डिफरेंट होती है वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होती हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि जो सर्विस लाइन होती है या जो डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली सिर्फ अपने प्रोडक्ट को डील कर रहा होता है, उसको पैदा करना, उसको बनाना, उसको मतलब एक हॉस्पिटल में एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक सारे उसी डिपार्टमेंट का काम है। उसमें बिलिंग का भी एक पर्सन होगा और फाइनेंस का, उसमें डॉक्टर भी अपने होंगे, उसमें नर्सिस भी अपने होंगे, लेबॉर्ट्री में उनके टेस्ट को करने वाला बंदा भी अपना होगा। तो वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट से जो है ना वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बेसिकली आपको मैं अगर मिसाल दे दूं तो पाकिस्तान में जो आगा खान हॉस्पिटल है वहाँ पे सर्विस लाइन स्ट्रक्चर करंटली हेल्थ केयर सिस्टम में करंटली जो है आगा खान हॉस्पिटल सर्विस लाइन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ना कुछ इसका जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल में भी दिखता है और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी सर्विस लाइन स्ट्रक्चर। अभी ये जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास MTI सिस्टम आया है, तो ये भी बेसिकली सर्विस लाइन स्ट्रक्चर की ही एक मिसाल है कि जिसमें हर डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल के अंदर अपने मैनेजर अपने डायरेक्टर के अंदर ये इंडिपेंडेंट होता है और वो अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विसेज को अपनी जियोग्राफिक कस्टमर के बेस पे डील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दूं तो जो होम हेल्थ केयर सर्विस है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का,
तो वो मुख्तलिफ होम हेल्थ केयर के लिए जो है ना नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट और ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है, ऑयल एंड गैस कंपनी है, तो वो अगर अपनी साइट पे डॉक्टर या नर्स को हायर करना चाहते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हॉस्पिटल के साथ नहीं होगा, बल्कि उस सर्विस लाइन के मैनेजर या डायरेक्टर के साथ होगा। इसी तरीके से फार्मेसी का अपना डायरेक्टर होता है जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ बिलिंग और ये सारी चीज़ें अपनी अपनी डिपार्टमेंट के बेस पे चार्जिंग होती है। तो ये सब स्पेशलाइज्ड होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर है बेसिकली है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि सीईओ है, उसके अंदर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अपना नर्सिंग है, डाइटरी या न्यूट्रिशन है, फार्मेसी है और स्टोर रूम है। दूसरा डिपार्टमेंट अगर बर्न यूनिट है तो बर्न यूनिट के अपने इस तरह डिपार्टमेंट, और तीसरा अगर कार्डियोलॉजी है तो कार्डियोलॉजी के अंदर जो है इसी तरीके से अपने सेम डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सर्विस लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। इसकी स्ट्रेंथ में यह है कि कोई भी अनस्टेबल इन्वायरमेंट हो, मतलब ये है कि हमारे पास नर्सिस की शॉर्टेज अगर आ जाती है तो ये फौरन फौरन उनको सीईओ या इस तरह अपर मैनेजमेंट से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती हायरिंग के लिए, बल्कि वो खुद अपनी हायरिंग कर लेते हैं। अगर हॉस्पिटल में मतलब ये है कि मेडिसिन की कोई ख़ास मेडिसिन है जो फार्मेसी में नहीं अवेलेबल, तो वो कोऑर्डिनेशन करते हुए बाहर से वो मेडिसिन अवेलेबल कर देते हैं। एक रैपिड चेंज जो है अनस्टेबल एनवायरनमेंट में उसको स्टेबलाइज करने की इसमें पोटेंशियल होती है। स्पेशलाइज्ड डिविजन्स होते हैं और आउटपुट जो है वो सिचुएशन बेस्ड होती है। इस तरीके से इस तरह के स्ट्रक्चर में जो हमारे कंज्यूमर्स या क्लाइंट्स होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन हाई होती है। इनकी वीकनेसेस में ये आता है कि डुप्लीकेट रिसोर्सेज होती हैं, यानी स्टाफ एंड मटेरियल जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ऑन्कोलॉजी का अपना एक फार्मासिस्ट है, न्यूरोलॉजी का अपना है, पीडियाट्रिक्स का अपना है, उनकी अपनी अपनी फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके अपने अपने नर्सेज हैं, और बहुत सारे ऐसे लेबॉर्ट के अपने फ्लेबॉटमिस्ट हैं, या फिर जो मेडिसिन वार्ड में अपना ईसीजी मशीन है और सर्जिकल वार्ड में अपना है, ईआर में अपना है। तो ये एक मशीन से भी काम चल सकता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना अगर रखा होता है तो ये डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। और इसमें एक चीज होती है कि इन डेप्थ टेक्निकल ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन की थोड़ी सी कमी होती है। मतलब यह है कि अगर तो सर्विस लाइन स्ट्रक्चर में पीडियाट्रिक नर्स को मैं इमरजेंसी में भेज दूं तो उसको इमरजेंसी का काम नहीं आता होगा, क्योंकि उसने जितना ज़्यादा काम पीडियाट्रिक्स में किया होगा उसको सिर्फ पीडियाट्रिक पेशेंट्स ही डील करना आता होगा। इसी तरीके से अगर मैं सपोज कर लें मेडिसिन वार्ड के नर्स को कार्डियोलॉजी में भेजूं तो उनको कार्डियोलॉजी के बहुत सारे काम और प्रोटोकॉल्स का नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर मेडिसिन के पेशेंट देखे होते हैं, कार्डिक पेशेंट, और उनके प्रोटोकॉल्स को नहीं देखा होता। तो इसीलिए इन डेप्थ टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है वो इनमें इनकी कमी होती है। और इसमें एक वीकनेस ये होती है कि जो कोऑर्डिनेशन होती है ना सर्विस कैटेगरीज के अंदर, जैसे ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बर्न यूनिट वगैरह, ये एक दूसरे से जब कोऑर्डिनेट करते हैं ना, कि अगर एक पेशेंट आया है फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी में और उसको कार्डिक डिजीज भी है, तो उन्होंने कार्डियोलॉजी से जब डॉक्टर कॉल करना होता है तो फिर अपने कोऑर्डिनेटर को कहते हैं, कोऑर्डिनेटर वहाँ के कोऑर्डिनेटर को कह के वहाँ से डॉक्टर बुलाते हैं उनके कोऑर्डिनेशंस के जरिए। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी और टाइम लगता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिविजन्स होती हैं और वो सारे डिवीजन साइमल्टेनियसली ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को एट द सेम टाइम जो है ना वो डिविजन्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक सीयू के अंडर नर्सिंग है, स्टोर रूम है, डाइटरी है, रूरल क्लिनिक है, इसी तरीके से एडमिशन ऑफिस है, फार्मेसी है और बिलिंग है। तो ये देख लें कि एक हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है और इसके साथ साथ एक टीएचसी वो जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है टीएचक्यू, वो भी एफिलिएट है। तो टीएचक्यू का जो चीफ क्लिनिक ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एमएस है, उसके साथ भी नर्सिंग और एडमिशन डिपार्टमेंट और फार्मेसी वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीफ एग्जीक्यूटिव इसके काम को भी देख रहा होगा और इसके काम के भी देख रहा होगा। ये बेसिकली हाइब्रिड स्ट्रक्चर है।
इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कि इसमें एट द सेम टाइम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। एक सेकंड प्लीज, मुझे कॉल आ रही है, मैं उसको आगे बढ़ते हैं। सो स्ट्रेंथ इसकी जो है ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, कि एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेशन भी चल रही होती है मुख्तलिफ डिविजन्स के दरमियान भी, और वो अपनी अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीईओ है, अगर वो फॉर एग्जांपल नर्सिंग डिपार्टमेंट के नर्सिंग डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो उनको बता दे कि बायोमेडिकल का ये मसला हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल एक वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा, ये एक सीजी मशीन काम नहीं कर रही, तो फ़ौरन बायोमेडिकल इंजीनियर को या बायोमेडिकल के मैनेजर को बुला के उनको कहा कि इनको ये क्या मसला है, वो बता भी देते हैं और उन्होंने पहले भी कोऑर्डिनेट किया होता है। इसी तरीके से अगर कोई बेड वगैरह का इशू है जो टूट गया है, या कोई इस तरह कबर्ड का या इस तरह कुछ, तो जो कारपेंटर के मैनेजर्स होते हैं उनके साथ नर्सिंग डिपार्टमेंट ने पहले भी कोऑर्डिनेट किया होता है, वो डिले होता है तो फौरन जो है ना वो सीईओ इंटरवीन करके उसको कर लेता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ, ये है कि कोऑर्डिनेशन इसमें अपर मैनेजमेंट की और पैरेलल मैनेजमेंट की एट द सेम टाइम हो रही होती है। जो अलाइनमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की और डिपार्टमेंट्स के दरमियान, तो वो भी सेम टू सेम टाइम हो रही होती हैं, और इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट होता है वो अपनी एफिशिएंसी उन डिपार्टमेंट्स की वो बेहतर से बेहतर कर देता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन जब बेहतर होती है तो काम जल्दी हो जाता है। जबकि वीकनेसेस ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट अपर मैनेजमेंट में और मैनेजर्स के आपस में ये ज़्यादा होती है। कॉन्फ्लिक्ट चूंकि इसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, इंटरवेंशन डबल डबल साइड से होती है, मैनेजर्स आपस में भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, और फिर अगर अपर मैनेजमेंट को डायरेक्ट शिकायत की किसी दूसरे मैनेजर की तो उसकी वजह से भी ये आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये बढ़ जाते हैं। और जो मैनेजर होते हैं वो बेसिकली चूंकि दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर की इंटरवेंशन या इंटरप्शन को डिसलाइक करते हैं, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में आपने क्यों इंटरवेंशन किया, उसकी शिकायत क्यों किया, इसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व नहीं किया। तो बेसिकली इसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा अराइज होते हैं। और इसमें ये होता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जब एक्सपेंड होते जाते हैं तो फंक्शनल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द सर्विसेज या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से फिर जो है एम्प्लॉय की तादाद बढ़ती जाती है और एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो हमारे पास जो इसका आप समझे डेंसिटी है किसी भी डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फंक्शनल, इसमें फंक्शनल और स्टाफ का जो स्टाफ लोग जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, they are assigned to both a basic functional area and to a project or product manager। मतलब ये है कि उन्होंने दो काम, साथ में मैनेजमेंट का भी काम करना होता है, और साथ में जैसे एक हेड नर्स है वो बेसिकली बेड साइड केयर भी दें मरीजों को, और वो जो है वार्ड की मैनेजमेंट भी करें। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में इस तरह के काम होते हैं। सो द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली इसका मकसद जो होता है, इट इंटेंड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टैलेंटेड पीपल विद इन अ फर्म बाय कंबाइनिंग द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्ट प्रोजेक्ट स्पेशलाइजेशन। के मतलब यह है कि एक हेड नर्स जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड करें, और साथ साथ जो है ना वो फिर वार्ड के चीज़ों को भी देखें। या ऐसे भी हो सकता है कि एक हेड नर्स जो है उसके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो वो वार्ड को भी मैनेज करें अपनी स्केल और प्रमोशन की बेस पे, लेकिन साथ साथ वो बाकी नर्सेस को भी ट्रेन करें। तो ये मैट्रिक स्ट्रक्चर का जो है ये होता है कि इसमें एक बंदा दो या दो से ज़्यादा काम एट द सेम टाइम देख रहा होता है। कि फॉर एग्जांपल ये आपको इस स्लाइड में भी नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है और फैमिली मेडिसिन है, इनके अपने अपने नर्स मैनेजर है। ठीक है। सो और ये तीनों नर्स मैनेजर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट आउट पेशेंट सर्विसेज और वाइस प्रेसिडेंट जो इन पेशेंट है दोनों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ओपीडीज में उनको रिपोर्ट करते हैं और आईपीडीज में जो है आईपीडीज के उनको कर रहे होते हैं।
और वो एट द सेम टाइम डबल डबल काम कर रहे होते हैं। तो ये जो मैंने दूसरी मिसाल दी थी वो इससे ज़्यादा इजी है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास जो लोग होते हैं और रिसोर्सेज और होती हैं बाय फंक्शन एंड प्रोडक्ट, वो एट द सेम टाइम यूज़ हो रही होती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिया जाता है। और ये स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि जब एक बंदा दो या उससे ज़्यादा काम कर सकता है, तो अगर कोई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल कभी कोई बेड साइड नर्स छुट्टी पे है, तो हेड नर्स कवरेज के लिए अवेलेबल होती है, रादर के वो किसी दूसरे वार्ड से हेल्प ले। वो खुद जो है ना वो जब नीड होती है तो वो रिस्पॉन्ड करती है। सो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वीकनेसेस ये है कि हर एम्प्लॉय के बॉसेस भी दो या इससे ज़्यादा होते हैं, कि एक फंक्शनल मैनेजर है, एक प्रोडक्ट मैनेजर है। वो एक प्रोडक्ट को देख रहा होता है और एक इनके फंक्शन को देख रहा होता है। कि फॉर एग्जांपल जो है एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो हेड नर्स के उसको देख रहा होता है, मैनेजमेंट को, वार्ड मैनेजमेंट को। जबकि अगर वही हेड नर्स बेड साइड की रिपोर्टिंग एक डॉक्टर को भी करे इस मरीज की, तो उस हेड नर्स ने जब वो नर्स बन के डॉक्टर को रिपोर्ट करती है तो दो बॉसेस हो गए। तो प्रोडक्ट मैनेजर बेसिकली जो है ना वो डॉक्टर हो गया या मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गया, क्योंकि केयर, पेशेंट की केयर जो है अगर वो हेड नर्स दे रही है तो उसको रिपोर्ट कर रही है। और जो बाकी वार्ड मैनेजमेंट है तो वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को कर रही है, तो वो फंक्शनल मैनेजर हो गई इस हेड नर्स के लिए। सो दोनों को एट द सेम टाइम सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो पेशेंट का काम ज़्यादा करती है, वार्ड के काम रह जाते हैं, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने नाराज़ होना है, और अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के मैनेजमेंट का काम ज़्यादा करती है तो मेडिकल स्पेशलिस्ट नाराज़ हो जाता है। सो इसमें टाइम कंज्यूमिंग पावर होती है कि ये बेसिकली इसमें दोनों बॉसेस के साथ और दोनों काम के लिए टाइम मैनेज करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर में अक्सर लोग जो है अपनी ड्यूटी टाइमिंग से ज़्यादा काम करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें ज़्यादा होते हैं इस वजह से। और अगर कोई बंदा इस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में किसी एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ अलाइंड या इंक्लाइंड हो जाता है, तो दूसरा जो है वो रह जाता है। मतलब एक चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है तो दूसरा पीछे रह जाता है। तो इसके अलावा जो है एक और भी स्ट्रक्चर है जिसको हम पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। सो जो पैरेलल स्ट्रक्चर होता है वो हेल्थ केयर सेटिंग के हिसाब से हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल यूनिक होता है। इसमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं फॉर्मल अथॉरिटी और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल अथॉरिटी और जो बेसिकली मेडिकल स्टाफ है उनके दरमियान। और एक जो, क्योंकि जो जो मेडिकल स्टाफ होता है, क्लिनिकल स्टाफ होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से ऑटोनोमस होता है। फॉर एग्जांपल चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, नर्स मैनेजर है, रजिस्टर्ड नर्स है, अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल है, या लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स है। ये कुछ टर्म्स हैं जो इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे इस चार्ट में इस्तेमाल हुए। इसीलिए एनएम मतलब नर्स मैनेजर, आर इन मीन रजिस्टर्ड नर्स, यूएपी मीन्स अनलाइसेंस असिस्टेंट जो होते हैं पर्सनल, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं। एलपीएन मतलब जो टेक्नीशियंस होते हैं जो बेसिकली मेडिकेशन नहीं कर सकते, बाकी केयर दे सकते हैं। सो देखें इस स्ट्रक्चर में, पैरेलल स्ट्रक्चर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सो एक इसमें मेडिकल डायरेक्टर होता है जो कि तमाम सर्विसेज जो है ऑप्स गायनी पीडियाट्रिक सर्जरी, इनको ये मेडिकल डायरेक्टर, हर एक ऑप्स गायनी का अपना डायरेक्टर है, पीडियाट्रिक का अपना है, सर्जरी का अपना है, इंटरनल मेडिसिन का अपना है, तो वो सारे रिपोर्ट करते हैं मेडिकल चीफ ऑफ सर्विसेज को। और चीफ ऑफ सर्विसेज यही अपने अपने डिपार्टमेंट्स के होते हैं, तो वो चीफ ऑफ सर्विस बेसिकली मेडिकल डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं, मेडिकल डायरेक्टर सीईओ को करता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक चीफ नर्स होती है, जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर कहलाती है, सीएनओ। उसके साथ जो है ना सीएनएस होती है, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट जो होती है, जो नर्सिस को बेकायदा क्लिनिकल ट्रेनिंग्स देती है। और इनके साथ हर वार्ड के नर्स मैनेजर्स होते हैं, जो कि इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और ऑब्स गायनी का। इसी तरीके से उनके हर नर्स मैनेजर के पास आरएन होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, हेड नर्सेज होते हैं, और वो सारे इनको देख रहे होते हैं और वो रिपोर्ट करते हैं चीफ नर्सिंग एग्जीक्यूटिव को। इसी तरीके से फाइनेंस ऑफिसर होता है जिसके काम बजट और फाइनेंस देखना होता है। इस तरह सपोर्ट सर्विस में जैसे हाउसकीपिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बाकी सारी चीज़ें। आमतौर पे ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये पैरेलल स्ट्रक्चर,
ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और इवन सर्विस लाइन स्ट्रक्चर से इसका कंपैरिजन कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्विस लाइन स्ट्रक्चर इसी तरीके से स्पेशलाइज होता है जो आपको इस चार्ट में नज़र आ रहा है। सो बेसिकली आई थिंक ये ज़्यादा जो है ना वो पैरेलल स्ट्रक्चर बेसिकली सर्विस लाइन स्ट्रक्चर के करीब ही फॉल करता है। इसकी स्ट्रेंथ में यह है कि ये एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब के तौर पे उसकी डोमेन्स और उसकी जो अथॉरिटी होती है हर डिपार्टमेंट की वो अपने हिसाब से करती है। वीकनेस इसकी ये है कि इसमें दो लाइन ऑफ अथॉरिटी एक साथ काम करती है। एक लाइन जो है ना, फॉर एग्जांपल जो गवर्निंग बॉडी होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी करती है और मैनेजेरियल स्ट्रक्चर को भी, और फिर उसके बाद मैनेजेरियल स्ट्रक्चर को, जबकि दूसरी जो है वो मेडिकल स्टाफ को भी। फॉर एग्जांपल अब अगर इस चार्ट में अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास नर्स मैनेजर्स हैं ये फाइनेंस के बजट और इन चीज़ों को भी देख रहे होते हैं और साथ में चीफ नर्सिंग ऑफिसर को भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये सपोर्ट सर्विसेज के जो चीफ होते हैं वो फाइनेंस को भी देख रहे होते हैं, चीफ नर्स ऑफिसर को भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मेडिकल डायरेक्टर को भी देख रहे होते हैं। सो बेसिकली इसकी ये एक वीकनेस है कि दो लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ होती है सीईओ के अंडर, कि वो अपने बॉस को भी जवाबदेह होते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस को भी जवाबदेह होते हैं। और जबकि नर्सिंग में जैसे मैनेजरियल और मेडिकल स्टाफ टुक डिसीजन फॉर नर्सेज, डॉक्टर भी नर्सेज के लिए और नर्स मैनेजर भी नर्स के लिए डिसीजन, जो मैंने बताया एमटीआर स्ट्रक्चर में कॉमनली होता है। सो स्ट्रक्चर पे इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें जो है उसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ आता है, कौन सी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और एक टास्क कितने डिपार्टमेंट के अंदर रिपीटिटिवली हो रहा होता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। अभी तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अब मज़ीद जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।